कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया कि मैं इतने सारे टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल्स के सामने अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायलिसिस मशीन जो अलार्म सिस्टम है उसके बारे में मैं बात कर सकूं। और मैं डॉक्टर पंकज हंस और डॉक्टर मनोज सिंघल को भी शुक्रिया करता हूं कि वो आज संडे के दिन आए हम लोग के लिए। और मैं अपना जो टॉपिक है उसको शुरुआत कुछ भाषणों से करूंगा क्योंकि आज पॉलिटिकल समय है, बिहार में इलेक्शन है। इलेक्शन तो थोड़ा मेरे को पॉलिटिकल होना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑरिजिन बिहार से है। सो सबसे पहला जो मैसेज है, आज से 150 साल पहले हमारे जो जिसको हम लोग नर्सिंग केयर में नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनके मैसेज से करूंगा कि कभी भी किसी भी पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। दैट शुड बी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटो। वी आर ऑल ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक। हम लोग सब लोग मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक्स आर कॉमन, वो होते हैं और होंगे भी, क्योंकि वो मिस्टेक से ही हम लोग लर्न भी करते हैं। इस मिस्टेक जो है हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। लेकिन जब हम डायलिसिस यूनिट में किसी भी पेशेंट को डायलिसिस देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने टेक्नोलॉजिस्ट से, अपने लोगों से, कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लाइफ से खेल रहे हैं। सो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिस्ट में क्या क्या रिस्क है जो कि पेशेंट को तकलीफ दे सकता है, और वो प्रिवेंशन करना है, उसको उसको रोक के रखना है, ना कि होने के बाद उसको ट्रीट करना है। सो रिस्क को हमको प्रायोरिटाइज करना है, उसको नोट करके रखना है कि ये चीज अगर ऐसी होगी तो ये रिस्क पेशेंट को होगा। हम जब पेशेंट से बात करते हैं कि भाई तुमको क्या कंप्लेन है, क्या तुमको डर लगता है, क्यों डायलिसिस यूनिट में आने से डर लगता है, तो उनके कुछ जो आंसर हैं वो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ताकि आप इसके ऊपर ध्यान दे सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेंट के लाइफ में अगर सबसे ज्यादा समय कोई अगर बिताता है तो वो हमारा टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि एक फैमिली हो जाती है। क्योंकि अगर कोई आदमी 100 डायलिसिस लेता है, मतलब कि 400 घंटा आपके साथ बिताता है, और आप सोचो कि साल में अगर 52 हफ्ता है, उसमें ऑलमोस्ट 150 टाइम आपके साथ वो आपसे मिलता है, तो उसका भी थोड़ा सेफ्टी कंसर्न कभी कभी रहती है। उसमें जो जो पॉइंट्स है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे पेशेंट बोलता है कि स्टाफ हाथ नहीं धोते हैं, ग्लव्स नहीं चेंज करते हैं जब दो डायलिसिस के बीच में हम डायलिसिस करते हैं, तो मास्क और कैप नहीं पहनते हैं, कभी कभी रॉन्ग डायलाइजर यूज करते हैं, हमको डायलाइजर दिखाते नहीं है कि वो मेरा नाम का ही डायलाइजर है या मेरे नाम का ही ट्यूबिंग है। कभी कभी मेडिकेशन में गड़बड़ कर देते हैं, देने का एरिथ्रोपोइटिन 2000 पावर का तो 4000 पावर लग जाती है। कैथेटर केयर जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी परमानेंट कैथेटर का नंबर बढ़ रहा है, तो हमारे को कैथेटर केयर के ऊपर भी ध्यान देना है, और वो बराबर नहीं देते हैं। कैनुलेशन में प्रॉब्लम है, ये सब उनके कंसर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि सब यूनिट में होता है, ये मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन रेज करते हैं कभी कभी जब हम लोग के पास आते हैं, तो ये बात करते हैं, क्योंकि वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जब मीट करने आते मिलते हैं तो ये बात करते हैं। व्हाई मिस्टेक्स? मिस्टेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम डायलिसिस जब शुरू करते हैं तो क्लिनिकली असेस नहीं करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट दो पैरामीटर है, जैसे कि एक वेइंग मशीन और दूसरा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लिए बिना डायलिसिस शुरू करना क्राइम है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम है और आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 लीटर लगा दिए, 4 लीटर लगा दिए, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। मिस्टेक दूसरे जो होते हैं वो रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द हेमोडायलिसिस मशीन होते हैं। अगर मशीन को बराबर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर अलार्म सिस्टम है वो बराबर काम नहीं करेगा, और जब अलार्म सिस्टम बराबर काम नहीं करेगा तो मिस्टेक्स होंगे। कभी कभी ऐसे पेशेंट भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो दोस्त ही होते हैं इस मामले में कि वो अपने घर में जो 2 दिन के डायलिसिस के दरमियान अगर कोई तकलीफ होती है, लूज मोशन होता है, इंजरी होती है, फॉल होता है, पीरियड्स आते हैं, फीवर आते हैं, इसके बारे में वो कन्वे नहीं करते, वो बताते नहीं है डायलिसिस यूनिट में या स्टाफ को, ताकि डायलिसिस स्टाफ जो है उसके हिसाब से डायलिसिस के दरमियान उसको चेंजेस ला सके। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो देखा गया है इन द डायलिसिस यूनिट? जैसा कि सुधीर बग्गा राव ने स्लाइड ऑलरेडी बताया है कि मेडिकेशन एरर सबसे कॉमन है, वैस्कुलर एक्सेस रिलेटेड इवेंट जो दूसरा कॉमन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वॉल्यूम एरर है, डायलाइजर एरर है, और एक्सेस ब्लड लॉस या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है।
एक जो स्टडी हुई है ये 2009 और 2010 2008 और 2009 के बीच में, जिसमें 526 इवेंट्स को देखा गया डायलिसिस यूनिट में। उसमें सबसे कॉमन इवेंट जो था वो ऑलमोस्ट 28.5% वो मेडिकेशन एरर था। और उसके अलावा जो जो इवेंट थे वो फेल्यूर टू फॉलो द प्रोटोकॉल थे, लैब रिलेटेड थे, प्रोसीजर थे, निडल डिसकनेक्शन के साथ था, या निडल डालते समय थोड़ा ब्लड बाहर आ गया, इनफिल्ट्रेट हो गया। उसके अलावा इक्विपमेंट फेल्यूर और सिस्टम क्लॉटिंग भी कॉमन कंसर्न थे। आज का जो मेरा डिस्कशन है वो दिस 2 फैक्टर पे है, फेल्यूर टू फॉलो द प्रोटोकॉल एंड इक्विपमेंट फेल्यूर। जब हम अलार्म की बात करते हैं, अलार्म कहीं भी बजता है तो वो एक डेंजर का सिग्नल देता है, वो एंशियस अवेयरनेस ऑफ डेंजर है, मतलब एक सिग्नल है कि खतरे आने वाले हैं, सचेत हो जाओ। खतरे का सिग्नल को हम अलार्म बोलते हैं। और बाईपास जो होता है वो एक कन्वीनियंट रूट है, मतलब जो खतरा है उसको हम एक निकलने का रास्ता खोज रहे हैं जो कि खतरनाक हो सकता है। सो जब बाईपास करते हैं हमें अलार्म इन डायलिसिस मीन क्या होता है? जब हम बाईपास करते हैं मतलब कि हम खतरे को इनवाइट कर रहे हैं, और वो खतरा बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसा कि जब आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हो और उस समय अगर आप ट्रेन को ध्यान न दो तो आपकी जान जा सकती है। सो थिंक बिफोर यू डू इट। अगर आप देखोगे अगर अलार्म सिस्टम अच्छे से काम करता तो हम क्या क्या कॉमन इंसिडेंट्स जो है डायलिसिस यूनिट में अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को आकड़ी आना, फिट जो बोलते हैं, सीजर जो बोलते हैं, इपिलेप्सी, कन्वल्सन जो बोलते हैं, वो डायलिसिस के मरीज में आ सकता है अलार्म सिस्टम के प्रॉब्लम के चलते। हीमोलाइसिस हो सकती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। कभी कभी हमारे को फोन कॉल आते हैं कि सर डायलिसिस तो बराबर हो गया, लेकिन डायलिसिस खत्म करने के 5 मिनट में पेशेंट मर गया सर, पता नहीं क्या हुआ सर, अचानक ऐसा हुआ सर, मेरे को कुछ समझा नहीं, अचानक आंख ऊपर गया और थोड़ा मुंह का ट्विचिंग हुआ और पेशेंट मर गया, क्या जवाब देंगे सर? सो ये जो कंसर्न है, ये अगर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होगा, मैं कुछ केस डिस्कस करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ये डेथ को हम अवॉइड कर सकते थे। जैसे ब्लड प्रेशर का कम होना या एक्सिस माल फंक्शन, उसको भी हम अलार्म सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो हम समय से पहले हम बता सकते हैं कि ये फिस्टुला बराबर काम कर रहा है कि नहीं, या कैथेटर बराबर काम कर रहा है कि नहीं, डायलाइजर की क्वालिटी या क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं, वो हम बता सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड देखोगे, इसमें एक मॉनिटर है जो सबसे 20 साल 25 साल पुरानी मशीन का है, जिसको हम 4001 बी मॉडल बोलते हैं। बी मॉडल मतलब कि जो फ्रिजीनियस की पुरानी मशीन थी, जिसमें कि पैनल जो था, डिस्प्ले पैनल जिसको बोलते हैं, वो डिजिटलाइज टच स्क्रीन नहीं था। आजकल क्या मोबाइल के फोन के जमाने में जितने अभी नए पैनल हैं, आप नीचे के पिक्चर में देखोगे, आजकल बड़े बड़े पैनल डायलिसिस मशीन के ऊपर लगा दिए जाते हैं, वो टच स्क्रीन होते हैं, मतलब कि आप उंगली लगाओगे, आप ऊपर नीचे सब कर सकते हो। तो ये पुराना मशीन का पैनल है और एक नया मशीन का पैनल है। ये पैनल को आप देखोगे कि बड़ा बनाया गया है, ये कोई छोटे मोटे साइज के पैनल नहीं है, ये ऑलमोस्ट 10 इंच 11 इंच सॉरी 10 नहीं 15 इंच के ऑलमोस्ट पैनल है। ये पैनल इसलिए ज्यादा बड़ा बनाया गया है क्योंकि आप दूर से कोई भी अलार्म अगर एक्टिवेट होता है तो उसके प्रॉब्लम को देख सको, समझ सको और उसके ऊपर काम कर सको। इसके लिए मशीन के मॉनिटर को नए जो डिस्प्ले बोर्ड है वो काफी बड़े बड़े बनाए गए हैं। अभी जैसा कि सुधीर सर ने आपको ऑलरेडी ये समझाया है कि डायलिसिस मशीन में जो अलार्म सिस्टम है वो सर्किट जो है, 2 सर्किट है, एक तो ब्लड सर्किट है और एक है डायलिसिस सर्किट। और हमको पता है मुन्ना भाई में सर्किट का प्रॉब्लम बताया जाता था, तो यहाँ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मुन्ना भाई काम नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जो अलार्म्स है, पेशेंट का जो ब्लड है आर्टेरियल लाइन से होता हुआ ब्लड पंप उसको करते हुए हेपेरिन के थ्रू डायलाइजर में जा रहा है, डायलाइजर से वहाँ पे इंटरचेंज हो रही है, डायलिसिस जो सर्किट है वहाँ से जो डायलिसिस फ्लूइड बन के ये डायलाइजर में आ रही है। और जब डायलिसिस सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ एक बाईपास वल्व है जिसमें कि डायलाइजर में डायलिसिस नहीं जाएगा, वो बाईपास होके वापस ड्रेन में चला जाएगा। तो देयर आर ब्लड साइड अलार्म एंड डायलिसिस साइड अलार्म। सो मैं कॉमन अलार्म सिस्टम की बात करता हूँ। सुधीर सर ने 5 अलार्म बताए थे ब्लड सर्किट में, 3 अलार्म का मैं बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो केस बेस्ड हम डिस्कशन करेंगे उसमें ये बताएंगे।
वीनस प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर एंड एयर डिटेक्टर। जब हम डायलिसिस सर्किट की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर एंड ब्लड लीक। हम अब आते हैं पहले केस के ऊपर। पहला केस जो है वो मिसेज SHB है, बंसल साहिबा है। वो डायलिसिस लेती है, कैथेटर से डायलिसिस ले रहे थे, उनका फिस्टुला नया नया मैच्योर हुआ है और उन्होंने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट किया है कि भाई मेरे फिस्टुला को जब लगाना तो दर्द नहीं होना चाहिए। टेक्नीशियन ने बहुत अच्छे से उसको एक लोकल एनेस्थेसिया क्रीम, प्रीलॉक्स क्रीम लगाकर 30 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए छोड़ देने के बाद उस पर एक छोटा सा निडल 17G का यूज किया और शुरुआत में ब्लड फ्लो उन्होंने एज पर रिकमेंडेशन 150 ml पर मिनट रखा। लेकिन 1 घंटे के बाद दूसरे जो एक जूनियर जो टेक्नीशियन थे वो आके उनका ब्लड फ्लो, चूंकि उनको बताया गया था कि ब्लड फ्लो कभी कम नहीं रखना, डायलिसिस अगर बराबर चाहिए तो ब्लड फ्लो 300 के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, पहले 250 देखता हूँ कि आता है कि नहीं। 250 ml पहले घंटे में कर दिया और दूसरे घंटे में 350 ml कर दिया, क्योंकि उसको टारगेट अचीव करना था। थोड़ी देर के बाद पेशेंट को फिस्टुला साइड पे पेन होने लगा और अलार्म जो है बार बार अलार्म आने लगा। अभी बार बार अलार्म आने लगा तो जो नया टेक्नीशियन था वो घबरा गया। उसने सबसे पहले बोला कि मैंने तो जो चेंजेस किया उसको मैं करेक्ट कर लूँ। मैंने, सर ने उसको 150 ml पे स्टार्ट किया था, मैंने 300 350 पे लेके गया, तो उसने उसको स्मार्टली 200 ml पर मिनट कर दिया। उसके बाद पेशेंट थोड़े देर तक ठीक रहा, 1 घंटा अच्छे से डायलिसिस हुई। तीसरे घंटे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 सिस्टोलिक हो गया और अलार्म फिर से बज गया। अब आप बताओ कि इस केस में जिसमें कि 2 तरह के प्रॉब्लम हुए, एक है जब ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ, 350 ml हुआ तो एक्टिवेट हो गया अलार्म, और एक जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो भी एक्टिवेट हो गया। तो ये 5 चॉइस है, चूंकि हम चॉइस को आंसर नहीं कर पाएंगे आज वेबिनार में, तो मैं एक एक चॉइस को डिस्कस करूंगा, जैसे कि हाई वीनस प्रेशर है, लो आर्टेरियल प्रेशर, हाई आर्टेरियल प्रेशर, लो वीनस प्रेशर, या सब के सब सही है, या 1, 2 एंड 4। सो ये जो क्वेश्चन का आंसर है उसको हम 1-2 केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूंगा। दूसरा केस जो है वो मिस्टर मोहन भंडियार है, जो कि डायलिसिस के लिए आए हैं और वो किसी का नहीं सुनते हैं। वो चूंकि वो 10 साल से डायलिसिस पे है, तो 10 साल पे डायलिसिस का पेशेंट जो है डिप्लोमा होल्डर होता है। 5 लीटर का वजन बढ़ाते हैं, टेक्नीशियन को बोलते हैं 4.5 लीटर लगा दो। 4.5 लीटर लगाने के बाद उनको ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाती है और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप बताओगे कि बहुत सारे मशीन जो आजकल आती है उसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर होती है, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे मशीनें या सेंटर ऐसे होते हैं जिसमें बीपी कफ नहीं होते हैं, बीपी मॉनिटर नहीं होते हैं, और आपने को मैनुअली बीपी लेना पड़ता है। जब मैनुअली बीपी लेना पड़ता है तो हमारा एक सिस्टम है कि 1-1 घंटे पे बीपी लेते हैं। जब हम मशीन से लेते हैं तो मशीन में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का तो हर 15 मिनट पे लगा देते हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो हर 30 मिनट पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगा के रखते हैं। तो ये पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर लो हुआ और बीपी कफ या बीपी मॉनिटर नहीं लगी हुई है, फिर भी मशीन अलार्म देता है, तो कैसे टेक्नीशियन को ये लगना चाहिए कि ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम हुआ है? कौन सा अलार्म है जो कि ये बताएगा कि ब्लड प्रेशर कम होता है? तो हम देखेंगे, जैसा सुधीर सर ने बताया कि आर्टेरियल प्रेशर डिटेक्टर जो होती है वो प्री पंप जो होती है, यूजुअली पंप से पहले और आर्टेरियल नीडल जो लगती है वहां तक, ये जो एरिया है वहां पे रहती है, और ये जो एरिया का जो प्रेशर होता है वो निगेटिव होता है, सब एटमॉस्फेरिक, मतलब जो माहौल में है प्रेशर उससे कम। मतलब कि ये एरिया में अगर थोड़ा भी एंट्री कोई भी पॉइंट खुला रहा तो हम एयर को सक कर लेंगे, क्योंकि यू हैव गॉट अ नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मीन्स सकिंग प्रेशर, सक कर सकता है प्रेशर। और जब ऐसा कुछ आउट ऑफ रेंज प्रेशर होता है, आर्टेरियल प्रेशर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, अलार्म एक्टिवेट होता है और ब्लड लाइन क्लैंप हो जाता है। तो आर्टेरियल प्रेशर जो अलार्म है वो स्ट्रीम ऑफ ब्लड प्रेशर में एक्टिवेट होता है। या तो बहुत लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो भी एक्टिवेट होगा, या बहुत हाई ब्लड प्रेशर होगा तो भी एक्टिवेट होगा। जब पेशेंट का लाइन डिस्कनेक्ट होता है तो भी एक्टिवेट होगा, डिसरप्ट होता है तो भी एक्टिवेट होगा, किंक होता है तो एक्टिवेट होगा, या आपको ब्लड फ्लो अगर एडिक्वेट नहीं मिल रहा है तो होगा। जैसा कि लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, मतलब लो आर्टेरियल प्रेशर अलार्म तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है
तो ब्लड फ्लो फिस्टुला से कम होगा। जब फिस्टुला से ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्लड जो हमको डायलिसिस के लिए मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा, और जब वो नहीं मिल पाएगा और आर्टीरियल प्रेशर अलार्म हम एक्टिवेट किया हुआ है तो लो आर्टीरियल प्रेशर बताएगा। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा बताएगा। जब कोई भी इस बीच में पंप और निडल के बीच में किंक होती है और पंप चालू रहता है तो निगेटिव प्रेशर को और बढ़ाएगा, यानी कि आर्टीरियल प्रेशर और कम होगा। अगर इस बीच में कहीं क्लॉट हो जाता है आर्टीरियल लाइन से लेके पंप तक के बीच में, तो आप देखोगे, कभी कभी गौर करोगे कि माइक्रो बबल्स आने लगते हैं, क्योंकि फिस्टुलर निडल से अगर ब्लड नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लॉट, तो उसके साइड से वो एयर सक करने लगता है, एक माइक्रो बबल्स के रूप में वो सर्किट में दिखता है। जब तक कि वो एयर डिटेक्टर, एयर वॉल्यूम जो एयर डिटेक्टर के सेंसिटिविटी को अचीव नहीं करता है तब तक वो ठीक रहता है, नहीं तो एयर डिटेक्टर अलार्म बच जाते हैं। हाई आर्टेरियल प्रेशर अलार्म जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ उसका अलार्म हाई प्रेशर का आता है। सर्किट अगर डिसरप्ट हो गया तो प्रेशर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, तो अलार्म हाई प्रेशर का आता है। जब कभी भी हम सलाइन इन्फ्यूजन लाइन खुला छोड़ दिए तो क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आर्टेरियल लाइन में आ जाती है, तो वो निगेटिव जो प्रेशर थी वो पॉजिटिव हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर ब्लड पंप के सर्किट में और पंपिंग सेगमेंट अगर फट गया तो भी ब्लड लीक तो होता ही है, साथ में वो अलार्म लो हाई आर्टेरियल प्रेशर का बच जाता है। क्योंकि ये जितने हाई प्रेशर अलार्म है, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव करते हैं, निगेटिव से जब पॉजिटिव साइड में जाते हैं, तो प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर अलार्म बढ़ता है। ये एक डोकी जो हमारे डायलिसिस के रिकमेंड करते हैं, उन्होंने एक रिकमेंडेशन है कि अगर आर्टेरियल प्रेशर -250 से नीचे जाता है तो रिस्क टू द पेशेंट बढ़ जाते हैं। उसमें ये बताया गया है कि अगर -250 से नीचे जाते हैं, -300, -400, उसका मतलब होता है कि आप ब्लड फ्लो जो डिलीवर कर रहे हैं वो काफी कम है, आप जबरदस्ती खींच रहे हो, फिस्टुला इज नॉट मैच्योर्ड, you are not getting in adequate dialysis and chances of hemolysis will be more। तो ये जो रिकमेंडेशन है उसको इग्नोर ना करें और इसके ऊपर ध्यान दें। अभी हम केस 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि नया फिस्टुला था, 150 ml से चालू की गई थी, 350 ml कर दी गई थी। जब ब्लड फ्लो 350 ml की अलार्म बजने लगा, उसका कारण ये था कि हम जो ब्लड हमको मिलना चाहिए था 17G से, वो 17G साहब उतना ब्लड हमको दे नहीं पाए, और पंप जो है वो 350 के स्पीड से खींचना चाहता था। चूंकि वो खींच नहीं पा रहा था और हमारा नीडल का साइज छोटा था, इसके लिए आर्टेरियल प्रेशर जो थे वो काफ़ी कम हो गए, वो और निगेटिव साइड में गए, मतलब कि आर्टेरियल प्रेशर लो हो गया। और चूंकि रिटर्निंग जो बोर थी वो भी स्मॉल थी, तो वहाँ भी ब्लड फ्लो आप 350 ml दे रहे हो और निडल जो है उसकी डायमेंशन जो है, डायमीटर जो है छोटी है, तो रिटर्न बराबर नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस प्रेशर आएगा रिटर्निंग लाइन में, और रेजिस्टेंस जब आएंगे तो वेनस प्रेशर ज्यादा होंगे। ये मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे प्रेशर जो है हाई वेनस प्रेशर आएगा और लो आर्टेरियल प्रेशर आएगा। और जब बीपी उसकी कम हो गई तो उस समय उसका वीनस प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया लो ब्लड प्रेशर होने के चलते। इसके लिए इसके जो सही आंसर है 1, 2 और 4 है। सो 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो केस थे उसमें हमने बताया था कि पेशेंट का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत तेज किया गया, जिसके चलते उसका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया। और ब्लड प्रेशर कम होने के चलते मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो आर्टेरियल प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो वीनस प्रेशर भी कम होगा। तो इसका सही आंसर जो है 2 और 3 है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा होना, अगर मेरे पास बीपी कफ नहीं है और अगर अलार्म बजता है और अगर मैं उस अलार्म पे ध्यान देता हूं, तो मैन्युअली उसी समय हम ब्लड प्रेशर चेक करके हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड प्रेशर कम हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम आते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस में है रमन मुखर्जी। उन्होंने 45 साल के वो पेशेंट हैं, मेंटेनेंस डायलिसिस पे हैं, 5 साल पुरानी फिस्टुला है, 350 ml का ब्लड फ्लो मिलता है। लेकिन आज जब वो डायलिसिस को आए तो उनके साथ एक अनहोनी हुई। उनको जो है वीनस नीडल साइड पे पेन हो रहा था। वो तो उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया, बोला भाई देखो मेरे को पेन हो रहा है
और अलार्म भी बार बार बज रहा है, जरा अलार्म के ऊपर ध्यान दो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। सो टेक्नीशियन लोगों ने देखा और ये 4 चॉइस है जिसमें कि आप ये सोचो कि क्या हो सकता है। अगर वीनस साइट में पेन हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि उधर कहीं क्लॉट या कुछ ऐसा तो चीज़ तो नहीं फंस गया जो कि रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो ड्रेनेज जो लाइन है वो बराबर नहीं होगी। तो वीनस प्रेशर जो लाइन है वो ये बताता है, 2 सेगमेंट है वीनस प्रेशर डिटेक्ट जब करते हैं। एक तो डायलाइजर से लेके वीनस ट्रैप चैम्बर है, एयर ट्रैप चैम्बर जिसको बोलते हैं वीनस चैम्बर, एक वहां से वहां तक का लाइन है, एक वीनस चैम्बर से लेके पेशेंट तक का लाइन। अगर वीनस चैम्बर से पेशेंट तक के लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस आएगा, मतलब कि ड्रेनेज में कोई भी रेजिस्टेंस आएगा, जैसे वीनस चैम्बर में क्लॉट आ गया, ये ट्यूबिंग में क्लॉट आ गया, ये ट्यूबिंग किंक हो गए, या वीनस जो रिटर्न लाइन है, जो वेन है वो क्लॉट हो रहे हैं या थ्रोम्बोस हो रहे हैं या नैरो हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो मॉनिटर पे प्रेशर जो है वो हाई बताएगा। लेकिन यही जो ब्लॉक है अगर इस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब कि डायलाइजर से लेके वीनस ट्रैप चैम्बर तक अगर ये ब्लॉक रहे, जो कारण इधर थी वो कारण अगर इधर ले आओ, जैसे डायलाइजर क्लॉट हो गए, ये ट्यूब किंक हो गए, ट्यूब में क्लॉट आ गया, ये सब कारण है वीनस प्रेशर को कम करने का। यहाँ इस साइड में ज्यादा होता था जब किंक होएगा तो, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया ड्रेनेज में, और यहाँ पे फ्लो ही नहीं मिल रहा है, ये मॉनिटर को, ये डिटेक्टर को फ्लो नहीं मिल रहा है तो प्रेशर कम हो गया, इसके लिए लो वीनस प्रेशर, और यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस आया तो हाई वीनस प्रेशर। So any disruption in this area will decrease the venous pressure, it will decrease the blood flow. If the arterial pressure is, if the blood pressure is low, will decrease the blood flow, so venous pressure will be low. If the dialyzer is clot, venous pressure will be low. If the kinking is there, venous pressure will be low. So these are the reason why the venous pressure is low. And if any resistance in the drainage after the venous chamber will increase the pressure. जैसे क्लॉट आ गया, वीनस एक्सिस का माल फंक्शन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वीनस प्रेशर जो है ना डायलाइजर मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। तो ये याद रखिए कि वीनस प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो जबरदस्ती डायलिसिस चालू मत रखिए। बहुत लोग बोलते हैं सर 450 का प्रेशर आ रहा है, क्या करें सर? हम बोले तुरंत बंद कर भाई, इतना प्रेशर बनते हैं मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन का एक मैक्सिमम प्रेशर टॉलरेट करने का एक कैपेसिटी होता है जो लिखा रहता है 500 मिलीमीटर, किसी का 600 होता है, किसी का 500 होता है। अगर उस लेवल तक पहुंचेगा तो वीनस जो सर्किट, वीनस जो चैनल्स है या कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाएंगे, आपको ब्लड लीक हो सकता है। सो तीसरे केस में जो आंसर था वो है, चूंकि उसका पेन हो रहा था, वहाँ पे क्लॉट बन रहे थे, इसके लिए उसका जो हाई वेनस प्रेशर अलार्म था वो बार बार बज रहा था। और जब हाई वेनस प्रेशर अलार्म बजना मतलब कि रिटर्निंग सर्किट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रही थी। अभी वो केस 4 पे जाते हैं। एक 65 साल का मेल पेशेंट है जिसको बहुत सारे फिस्टुला फेल्यूर हुए और उसकी डायलिसिस अभी जो है पर्म कैथ से हो रही है सिंस लास्ट 1 ईयर। लेकिन 1 महीने से उसका एक ऑब्जर्वेशन है कि उसका भूख चला गया है और उसका वजन कम हो रहा है। जो वजन उसने 10 किलो अचीव किया था पिछले 4-5 सालों में, वो सब वजन जो है वो पिछले 3 महीने में 3 किलो कम होते जा रहा है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी बहुत तेज था, अच्छा था, समझदार था, उसका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ तो प्रॉब्लम है और ही इज नॉट एबल टू अचीव द ऑनलाइन केटीवाई। बहुत सारे मशीन में ओसीएम होते हैं जो एक रफ आइडिया देते हैं कि हम जो डायलिसिस दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं। रफ आइडिया इसलिए बोल रहे हैं कि वो फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये बताता है कि थोड़ा जो क्लियरेंस है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, वो बताता है। उसने देखा कि ये क्लियरेंस इसका बराबर नहीं है, जो हम टारगेट रखते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और उसने ये डिस्कस किया अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, और सब लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन बनाया कि इसका कारण जो है या तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, हम जो ब्लड फ्लो हमको चाहिए पंप कैसे वो मिल नहीं रही है, बार बार अलार्म बजने के चलते वो जो
ब्लड पंप है वो बार बार बंद हो जाता है, तो डायलिसिस बराबर नहीं हो रही है, बार बार हमको सलाइन देना पड़ रहा है, और लाइन को भी हमको उल्टा पुल्टा करना पड़ रहा है, मतलब आर्टेरियर को वीनस, वीनस को आर्टरी बना के चलाना पड़ रहा है, कभी गर्दन मोड़ना पड़ रहा है, कभी पेशेंट को बैठाना पड़ रहा है, कभी खींचना पड़ रहा है, कभी तकिया रखना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे थे पिछले 1 महीने से। उसने अपना ऑब्जर्वेशन जो है नेफ्रोलॉजिस्ट को बताया कि सर ऐसा है कि ये पेशेंट का ब्लड फ्लो बराबर नहीं मिल रहा है, और क्या कारण हो सकता है सर, क्या कैथेटर बराबर नहीं है, पोजीशन बराबर नहीं है, टिप बराबर नहीं है, किंकिंग है कि थ्रोम्बोस्ट हो गई है कि फिब्रिन सिट हो गई है, और यही तो कारण नहीं है जो कि मशीन बार बार अलर्ट दे रहा है। यूजुअली जो केस होते हैं ना, उसमें अगर ब्लड फ्लो बराबर नहीं मिलते हैं तो यही 4 ऑब्जर्वेशन रहते हैं। फिर नेफ्रोलॉजिस्ट ने उनको समझाया कि देखो तुम्हारा जो अलार्म सिस्टम था, जो ऑब्जर्वेशन था, जो तुम मेरे को बता रहे हो, वो ये है कि तुम्हारा जो आर्टेरियल प्रेशर अलार्म है वो -250 के नीचे जा रहे हैं, वीनस प्रेशर अलार्म जो है 250 के ऊपर जा रहे हैं। तुम जो टारगेट आप ब्लड फ्लो सेट करते हो वो कुमुलेटिव ब्लड फ्लो रेट में नहीं आ पाता है, अचीव नहीं कर पाता है, जिसके चलते जो ऑनलाइन क्लियरेंस है आप अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि आप बार बार लाइन चेंज कर रहे हो, और जब आप सेलाइन को पुश करते हो तो सेलाइन एकदम फ्री जाता है, और जब आप एक्सपायरेट करते हो तो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड आता ही नहीं है बाहर। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सरे दिखाई, जिसमें एक एक्सरे है जिसमें किंकिंग दिख रही है, दूसरा एक्सरे है जिसमें ये दिख रही है कि एक फिब्रिन सीट है, कैथेटर का टिप जो है एरो के पास है, और उसके नीचे का जो पार्ट है वो फिब्रिन सीट है। जब फिब्रिन सीट कैथेटर में रहेगा तो ब्लड अंदर जाएगा, लेकिन जब आप एस्पायरेट करोगे तो ब्लड वापस नहीं आएगा। ये यूजुअल फिब्रिन सीट में ऐसा होता है। किसी एक्सरे में सर ने ये भी बताया कि कैथेटर का जो टिप है वो राइट एट्रियम में नहीं है, वो बीच में ही रह गई है, जिसके चलते तुमको ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है। इस स्लाइड में देखोगे ये प्रॉपर पोजीशन है, और दूसरे में ये पोजीशन जो है ब्रेकियोकेफेलिक वेन में ऊपर में आ गई है, और कभी कभी कैथेटर के अंदर थ्रोम्बोसिस होते हैं। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिक्चर थ्रोम्बोसिस के साथ साथ एक और चीज बता रहा है। ये थ्रोम्बोस निकालने के क्रम में किसी ने इसके ऊपर आर्टरी फोर्सेप लगा के निकालने का कोशिश किया, और कैथेटर का जो पूरा बाहर का एरिया था वो क्रश हो गया, और ये कैथेटर को हमको बाद में निकाल के चेंज करना पड़ा। क्लॉट तो क्लीन हो गया, क्लॉट तो निकल गया, लेकिन ये कैथेटर पूरा बाहर का एरिया डैमेज हो गया, और वहां से ब्लड बाहर आने लगा, लीक होने लगा। सो ये केस 4 का कारण जो था वो खोजने का प्रयास किया गया, और उस केस 4 में ये है कि पुअर ब्लड फ्लो जो थे, अलार्म सिस्टम जो बज रहे थे, वो कैथेटर के माल फंक्शन के चलते हो रहे थे, और इस कैथेटर को चेंज करके बदला गया। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैथेटर माल फंक्शन या वैस्कुलर एक्सिस प्रॉब्लम, आप अलार्म सिस्टम से आप पता कर सकते हो कि वो एक्सिस इज प्रॉपर और नॉट। तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप समय से पहले आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को अलर्ट कर सकते हो कि सर ये फिस्टुला बराबर काम नहीं कर रहा है, ये इसमें आर्टेरियल प्रेशर अलार्म भी बज रहा है, वीनस प्रेशर अलार्म भी बज रहा है, ऑनलाइन KTY भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं सर, बार बार हमको सिस्टम चेंज करना पड़ता है। तो ये सब अलर्टनेस जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट को देंगे तो पेशेंट का क्वालिटी डायलिसिस जो है इम्प्रूव हो जाएगी। 5वें केस पे आते हैं। ये 68 ईयर ओल्ड मेल हैं, मिस्टर शाह, जो डायलिसिस लेते हैं राइट पम्पकैच से, और उनको घर पे गिर गए, उनको स्वेलिंग आ गई थाई में, और वो डायलिसिस को आए। नेफ्रोलॉजिस्ट ने एज यूजुअल जब कभी भी किसी को फॉल होता है, चोट लगती है, तो हम 1-2 डायलिसिस, जब तक कि कोई मेजर स्वेलिंग या इंजरी नहीं हुई है तब तक हम 1-2 डायलिसिस हिपैरिन फ्री करते हैं, ताकि कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग न हो जाए। और इसके चलते पेशेंट का पहला डायलिसिस तो हिपैरिन फ्री अच्छे से बीता, क्योंकि जो टेक्नीशियन थे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने सलाइन फ्लश कर करके हर 15 से 20 मिनट में 100 to 150 200 ml सलाइन से फ्लश करते थे, जिससे कि डायलिसिस जैसे क्लॉट नहीं हुआ। लेकिन जब सेकेंड डायलिसिस हो रही थी उस समय अलार्म जो है काफ़ी बजने लगा, और डायलिसिस को 3 घंटे में ही बंद करना पड़ा। सो आपको क्या लगता है कि उसकी डायलिसिस क्यों जल्दी बंद करनी पड़ी?
डायलाइजर क्लॉट हो गया, कैथेटर में थ्रोम्बस बन गए, क्लॉट बन गए, वीनस चैम्बर में क्लॉट बन गए, या कोई माइक्रो एयर बबल्स जो थे वो ब्लड ट्यूबिंग में दिख रहे थे, या ये सारे के सारे आंसर सही हैं। आप सोचो, एक 30 सेकंड में देता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। डायलाइजर क्लॉट हो गए, कैथेटर क्लॉट हो गए, वीनस चैम्बर क्लॉट हो गए, माइक्रो एयर बबल्स आने लगे, जो कि सुधीर सर ने आपको बताया कि एयर बबल और माइक्रो एयर बबल्स क्या होते हैं। आप अगर बहुत ऑब्जर्व करोगे, कभी भी ब्लड फ्लो अगर आपको एडिक्वेट नहीं मिलता है, तो आप देखोगे छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स जो एयर बबल्स जो है ना, कैथेटर ब्लड ट्यूबिंग के वॉल में एक लाइन बनाते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, लेकिन आज मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें वो लाइन दिख रहे हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एयर स्मॉल क्वांटिटी में सक होता है जब ब्लड फ्लो एडिक्वेटली नहीं मिलता, और सक्शन प्रेशर पंप क्रिएट करते रहता है, और वो निगेटिव प्रेशर के चलते थोड़े थोड़े एयर सक होते रहते हैं। इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में दे रहे हैं। ये पेशेंट जो हेपेरिन फ्री डायलिसिस कर रहे थे, अगर वीनस प्रेशर लो की तरफ जाता है तो डायलाइजर क्लॉट हो गया। अगर कैथेटर में थ्रोम्बोसिस है, या तो आर्टेरियल प्रेशर लो होगा या हाई होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन ब्लॉक हुआ है। अगर आर्टेरियल लाइन ब्लॉक हुआ है, तो आर्टेरियल लाइन अगर ब्लॉक हुआ है तो आर्टेरियल प्रेशर लो हो जाएगी, वीनस प्रेशर लो हो जाएगी। अगर वीनस लाइन ब्लॉक हुआ है तो वीनस प्रेशर हाई हो जाएगा। तो वीनस या आर्टेरियल लाइन कौन सा कैथेटर का ल्यूमेन ब्लॉक हुआ है, उसके ऊपर हम प्रेशर ऊपर और नीचे हो सकते हैं। वीनस चैम्बर अगर क्लॉट होगा तो वीनस प्रेशर हाई होगा, डायलाइजर अगर क्लॉट होगा तो वीनस प्रेशर लो होगा। दोनों में अंतर समझिए। चैम्बर जो है, चैम्बर में क्लॉट होगा तो रेजिस्टेंस हो गई ड्रेनेज की, तो वीनस प्रेशर बढ़ गया। लेकिन डायलाइजर में जब क्लॉट हुआ तो वीनस जो सेंसर थे, प्रेशर सेंसर, वो ब्लड फ्लो कम डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रेशर कम हो गया। और एयर डिटेक्टर अलार्म भी एक्टिवेट हो रहे थे, क्योंकि माइक्रो एयर बबल्स आने लगे थे बिकॉज ऑफ द क्लॉट। तो सब के सब आंसर सही है। छठे केस में आते हैं। मिस्टर सिंह हैड अनइवेंटफुल डायलिसिस, कोई डायलिसिस में प्रॉब्लम नहीं था। पूरा 4 घंटा अच्छे से बीता। 4 घंटे के बाद टेक्नोलॉजीज जो थे वो 100 ml सलाइन, चूंकि 1 लीटर में 900 ml में उन्होंने रिंस कर दिया था, और 100 ml सलाइन बचा था, और सलाइन जो है आधे में खत्म हो गया, तो उन्होंने सलाइन का पोर्ट से खोल दिया। और चूंकि डायलिसिस सब अच्छे से हो गई थी, इसके लिए उन्होंने ऑल अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। एयर डिटेक्टर सेंसर से वो वीनस चैम्बर जो है वो निकाल दिया, क्लैंप निकाल दिया, और एयर से उन्होंने डायलिसिस रिटर्न करने का, ब्लड रिटर्न करने का कोशिश किया। उसी बीच में एक फोन कॉल आते हैं और उनका ध्यान भटकता है, क्योंकि ये यूजुअल टेंडेंसी है आजकल की, फोन कॉल कभी भी आ सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकते हैं, वीडियो कॉल आ सकती है। सो पेशेंट जो है अचानक अनकॉन्शियस हो गया। उसके पहले उसने कंप्लेन किया कि मेरे को टाइटनेस हो रही है। जब तक कि वो एक्शन लेता तब तक पेशेंट ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। ये 4 कारण हैं, जिसमें क्या कारण हो सकते हैं। या तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया और जिसके चलते ये कंप्लेन हो सकती है, या एयर एम्बोलिज्म हो गया उसके चलते हो सकती है, फॉर्मेलिन रिएक्शन हो गया उसके चलते हो सकती है, या रिनालिन रिएक्शन हो गया उसके चलते होती है। फॉर्मेलिन और रिनालिन तो कभी कभी रिटर्न करते समय, अगर आपने रिंस करते समय, अगर किसी पोर्ट को, जो एक्सटेंशन पोर्ट होते हैं ब्लड ट्यूबिंग में, अगर उसमें केमिकल बचा हुआ है और क्लैंप काफी पहले लगाए हुए और केमिकल क्लैंप के बाद बचा हुआ है, और उसी पोर्ट से अगर आप सलाइन से रिटर्न करते हो या एयर से रिटर्न करते हो, तो वो केमिकल जो बची हुई है वो अगर आती है और हीमोलाइसिस होता है तो टाइटनेस, चेस्ट पेन हो सकते हैं। अनकॉन्शियस उतने केमिकल में उतने जल्दी होने के चांसेस कम है, लेकिन एयर एम्बोलिज्म के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ये 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि पूरा डायलिसिस अनइवेंटफुल था। और जब हम ब्लड रिटर्न करते हैं तो ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, क्योंकि आप वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हो बॉडी में। और जब आप 150 ml टू 200 ml ब्लड जब वापस रिटर्न करते हैं, यूजुअली ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, अनलेस कि डायलिसिस के दरमियान भी उसका ब्लड प्रेशर कम हो।
सो हम एयर लीक डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सुधीर बग्गाराव सर ने आपको डिटेल में बताया है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है, जिसके वो ब्लड अगर मिक्स होता है, सॉरी एयर जब फ्लूइड में आता है तो डैम्पेन करता है उसके अल्ट्रासोनिक वेव के ट्रांसमिशन को, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है सबसे अच्छा ब्लड में होता है और सबसे कम एयर में होता है। जब अल्ट्रासोनिक वेव जाता है और वो हैम्पर्ड होता है तो अलार्म बजता है, अलार्म जब बजता है तो पंप बंद हो जाती है। और एयर लीक डिटेक्टर जो है बहुत सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव अगर रहेंगे तो टेक्नीशियन जो है यहाँ से उसको निकाल देके उसको डायलिसिस को करेंगे, क्योंकि वो बार बार उठना पसंद नहीं करेंगे। सो जब एयर चैम्बर में इंटर होता है, इस चैम्बर में इंटर हो रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, सो सेंटर ट्रिगर होता है और ब्लड पंप बंद हो जाता है, क्लैंप लग जाता है। क्लैंप का जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 800 मिलीमीटर है, तो आप सोचो कि ब्लड रिटर्न नहीं होगा और एयर एम्बोलिज्म से बच जाएगी। आज के तारीख में मशीन का एयर के ज्यादा एयर एम्बोलिज्म जो है आज के तारीख में आदमियों के द्वारा किया हुआ प्रॉब्लम्स है, हम लोग के द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग अगर ध्यान दें, जैसे कि सुधीर सर ने बताया कि सलाइन जब हम लौटाते हैं, जब हम ब्लड देते हैं, जब हम इंजेक्शन देते हैं या कोई भी चीज करें, तो कोई भी पोर्ट को खुला न रखें। और हमेशा आप दो चीज पे ध्यान दो, एक क्लैंप भी लगी हुई है और कैप भी लगी हुई है। हमारे ऑब्जर्वेशन हमेशा रहेंगे क्लैंप खुली है कैप लगी है, या क्लैंप लगी है कैप खुली है। ये जब हम दोनों करते हैं तो डबल सिक्योरिटी है, दो चीज की सिक्योरिटी हम अचीव कर रहे हैं। ये ना भूलें, ये दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। सो एयर लीक डिटेक्टर जो है वो एट द एंड ऑफ द डायलिसिस, जब पेशेंट को ब्लड लौटा रहे थे एयर से, तो काफी मात्रा में एयर वेनस चैम्बर में आ गया, और चूंकि वेनस चैम्बर को निकाला हुआ था, इसके लिए पेशेंट की जान चली गई। एयर एम्बोलिज्म का जो इंसिडेंस है 2000 डायलिसिस पे एक पेशेंट को होता है। आजकल बहुत कॉमन नहीं है, अनलेस की टेक्नीशियन जो कि अलर्ट नहीं रहते हैं, जो कि एडवेंचरस इवेंट एडवेंचर करना पसंद करते हैं, तभी ये होता है। लाइकली जो एंट्री पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टेरियल प्रेशर जब निगेटिव रहता है, वहां से एयर सक होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर वीनस कैथेटर ओपन रह गया तो भी एयर आ जाती है। इन्फ्यूजन सेट, एम्प्टी बैग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम देते हैं उस समय एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एयर एम्बोलिज्म होने का। एक तो है कितना मात्रा में एयर जब अंदर जाएगा और क्या स्पीड से जाएगा। अगर बहुत धीमा जाता है तो बॉडी टॉलरेट करता है, लेकिन अगर बहुत तेजी से छोटा मात्रा भी जाएगा, जैसे कि यहाँ 60 से 125 ml का रेंज है, अगर 60 ml 5 मिनट में चला गया तो डेथ। अगर 60 ml 2 घंटे में गया तो तकलीफें होगी, डेथ नहीं होगा। मतलब रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअल जो है 1 ml पर kg पर मिनट, मतलब 60 kg के आदमी के लिए 60 ml, 70 के लिए 70 ml वॉल्यूम जो है वो डेथ का कारण बनता है। आजकल माइक्रो बबल्स कंसेप्ट आ रहे हैं, जिसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। सो ये हमेशा तभी होता है जब हम क्लैंप से बाहर ट्यूबिंग को कर देते हैं। सो फेलियर टू पुट लाइन थ्रू द क्लैंप इज द रिजल्ट ऑफ एयर एम्बोलिज्म, रिजल्ट द एयर एम्बोलिज्म। जब ऐसा अगर हो गया तो हमको सबसे पहले पेशेंट के पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसका तकलीफ क्या होगा। जब पेशेंट बैठे हुए हैं, डायलिसिस टर्मिनेट कर रहे हैं और बैठा हुआ है, बहुत पेशेंट बैठ के डायलिसिस टर्मिनेट कराते हैं, और उस समय अगर एयर गया है तो सबसे पहले ब्रेन पर इफेक्ट करेगा, और ब्रेन जो है जब इफेक्टेड होगा एयर एम्बोलिज्म से तो बेहोश हो जाएगा पेशेंट या आखिरी आ जाएगी। लेकिन जब पेशेंट सोए हुए रहेगा तो ये जो एयर है सबसे पहले लंग में जाएगी, हार्ट में जाएगी, और पेशेंट को खांसी और दम लगेगा और चेस्ट में टाइटनेस होगी, और तब उसके बाद वो ब्रेन में जाएगा। मतलब कि इस पेशेंट को दो चीज हुआ, शुरुआत हुई चेस्ट टाइटनेस से और उसके बाद अनकॉन्शियसनेस हुआ। तो क्वांटिटी ऑफ एयर वाज सो मच दैट इट गो बियॉन्ड द हार्ट। सो ये दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय एयर अंदर घुसा है, बैठे हुए या सोए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब आप सस्पेक्ट करते हो तो डायलिसिस पंप बंद कर दो, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुलाओ, हेड को डाउनवर्ड टिल्ट कर दो, सीपीआर सपोर्ट तैयार रखो, 100% ऑक्सीजन दो,
और नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करो। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। सेल्फ टेस्ट हर मशीन की पहले होनी चाहिए। कभी भी नॉर्मल सेलाइन या ब्लड बैग ये सब देते समय लास्ट समय में कभी भी पेशेंट को छोड़ो मत, चाहे कितना भी इमरजेंसी फोन कॉल आ जाए, क्योंकि उस समय ही सबसे ज्यादा एम्बोलिज्म की इवेंट होती है। ऑलवेज मेक श्योर, जैसा कि मैंने बताया कि कैप और क्लैंप दोनों लगी होनी चाहिए ताकि एयर एम्बोलिज्म का रिस्क कम हो सके। माइक्रो बबल्स का जो कंसेप्ट है वो लेस देन हाफ सेंटीमीटर मतलब 50 मिलीमीटर की डायमीटर की होती है। वीनस चैम्बर में वो कैच हो जाती है, इसके लिए वीनस चैम्बर में कैच हो जाती है, इसलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जब उसका सेफ लिमिट जो है 0.1 ml इससे ऊपर जाता है, या अगर कंटिन्यूअस जैसे कभी कभी ब्लॉक रहते हैं, फ्लो नहीं मिलते हैं और माइक्रो बबल्स अगर ज़्यादा मात्रा में जाने लगा तो आपको एयर एम्बोलिज्म का रिस्क रहेगा। डायलिसिस सर्किट जैसा सुधीर सर ने ऑलरेडी बताया कि हीटिंग, डीएरेशन, प्रोपोर्शनेटिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन से बना होता है। 3 इसमें प्रोब मॉनिटर होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी प्रोब होते हैं, टेम्परेचर प्रोब होते हैं और एक ब्लड लीक डिटेक्टर होता है। अभी ये डायलिसिस सर्किट के ऊपर 2-3 केस डिस्कस करके हम समाप्त करेंगे। मिस्टर कुमार जो 62 ईयर ओल्ड मेल हैं, थ्राइस अ वीक डायलिसिस पे 5 साल से। बॉडी इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है 1.5 kg के आसपास रहती है। वो निप्रोसर्डाइल मशीन पे डायलिसिस ले रहे हैं। 1 घंटे के बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, उनको गिडीनेस होती है, चक्कर आती है, एक आध ट्विचिंग भी शुरू हो जाती है। उसको टेक्नीशियन जो है, चूंकि ब्लड प्रेशर कम होने का सबसे कॉमन कारण हम डायलिसिस में ये मानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट रखे, या ब्लड प्रेशर कम होने का कारण है कि हम ड्राई वेट से नीचे चले गए। तो सबसे पहला काम जो पेशेंट को टेक्नीशियन करके देता है वो है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन देता है, बीपी इंप्रूव होता है, लेकिन वो बार बार हाइपोटेंशन होता है, तो उसको लगता है कुछ तो मशीन में गड़बड़ है या हमारे प्रॉब्लम है कुछ मशीन में। सो ये 4 रीजन हो सकते हैं ये बार बार ब्लड प्रेशर कम होने के। या तो कंडक्टिविटी 12.8 से कम है, या कंडक्टिविटी 14 के आसपास है, या टेम्परेचर 35 डिग्री है, या पीएच जो है 7.4 है। कंडक्टिविटी जो है, तो जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड होते हैं और डायलिसिस जब उसके थ्रू फ्लो करता है तो आयनिक कंटेंट होने के चलते सर्किट कंप्लीट होती है, और एक कंडक्टिविटी जो मीटर है उस पर कंडक्टिविटी डिटेक्ट होती है। वो मॉनिटर बताता है कि कितनी कंडक्टिविटी है, इसकी एक सेटिंग होती है, और जब सेटिंग के बियॉन्ड जाता है तो कंडक्टिविटी अलार्म बजती है और बाईपास मोड एक्टिवेट हो जाता है। बाईपास मोड एक्टिवेट होना मतलब कि डायलिसिस जो है पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा सुधीर सर ने, चूंकि हम लोग बताएं कि हम लोग एजुकेशनल लेक्चर बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, तो हम लोग कुछ स्लाइडें भी हम लोग आपस में शेयर करते हैं। सो आपको ये बताया है उन्होंने कि डायलिसिस के दरमियान कुछ भी हो जाए, कंडक्टिविटी इंट्रा डायलिटिक कंडक्टिविटी एडजस्टमेंट ज़्यादा रेंज में नहीं करना चाहिए। और अगर अलार्म सिचुएशन इज नॉट गेटिंग करेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी, देन डायलिसिस को स्टॉप करके पेशेंट को दूसरे मशीन पे शिफ्ट करना चाहिए। कभी भी डायलिसिस कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू किया तो डायलिसिस के बाद पेशेंट कोमा में जा सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। एक स्टडी की गई जिसमें ये बताया गया कि क्या कारण होते हैं कंडक्टिविटी प्रॉब्लम के। ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट 33% जो हैं वो सॉल्यूशन बनाते समय, ए या बी पार्ट के सॉल्यूशन बनाते समय कुछ प्रॉब्लम के चलते कंडक्टिविटी अलार्म बजते हैं। टेम्परेचर के फॉल्ट के चलते 11% केस में कंडक्टिविटी अलार्म बजते हैं। पंप के मॉल फंक्शन में 44% केस में बजते हैं। अंदर के पंप में या तो ए पार्ट सक्शन पंप या बी पार्ट सक्शन पंप, किसी में प्रॉब्लम अगर है तो भी कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ट्रांसड्यूसर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो 5वें केस में पेशेंट को सेलाइन बार बार देने से इंप्रूवमेंट आ रही थी। सेलाइन में सोडियम क्लोराइड होती है और मशीन जो है वो सोडियम काफी कम करके दे रहा था पेशेंट को, वो 128 के आसपास सोडियम दे रहा था, जिसके चलते पेशेंट बार बार हाइपोटेंशन में जा रहा था, उसको ट्विचिंग हो रही थी और बार बार उसको गिडीनेस और सेलाइन देने से वो इम्प्रूवमेंट आ रहा था। इस केस में कंडक्टिविटी अलार्म जो था एरर सेफ मोड में थी और मशीन और अलार्म बाईपास किया हुआ था।
जिसके चलते कंडक्टिविटी वो डिटेक्ट अलार्म जो है उतना सायरन नहीं कर पाया और इसके चलते हमने रॉन्ग डायलिसिस दे रहे थे। अभी केस 6 पे आते हैं। पेशेंट को डायलिसिस स्टार्ट किया गया। डायलिसिस के शुरुआत में ब्लड प्रेशर 140/96 था। हीमोग्लोबिन जो 2 दिन पहले की गई थी उस समय 12 ग्राम्स के आसपास थी और टेक्नीशियन 1 घंटे के बाद देखता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 1 घंटे के बाद नहीं, मतलब उस 1 घंटे के दरमियान उसको लगा कि समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग ऑन डायलिसिस एंड ही फाउंड दैट कि ब्लड प्रेशर उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, शुगर नॉर्मल है और थोड़े समय के बाद ब्लड प्रेशर उसके 96/60 हो गए। उसका एक और ऑब्जर्वेशन था कि जो ब्लड ट्यूबिंग ड्रेनेज लाइन है या डायलाइजर का जो थोड़ा सा एरिया नीचे की तरफ थोड़ा डार्कर है और उसको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम, या तो डायलाइजर क्लॉट हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है। उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसने अपने ऑब्जर्वेशन को बताया। तो ये डिफरेंस होता है, जब आप अलर्ट रहते हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो और पहले डिटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन डिटेक्ट किया, उसने सीनियर को डिस्कस किया और सीनियर ने बताया कि बॉस इसका प्रॉब्लम है, इसको डायलिसिस तुरंत बंद करो, और उसने डायलिसिस बंद किया। और ये जो है वो बताया कि ये रीजन हो सकता है इसका खून कम होने का, जो कि हीमोग्लोबिन जब उसको चेक किया गया तो ऐसा मिला कि उसका हीमोग्लोबिन 6 के आसपास चला गया। तो ये 4 कॉमन कारण हैं जब डायलिसिस पे अगर कुछ होगा तो उसके दरमियान में ही आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। एक तो है हीमोलाइसिस, दूसरा है ब्लड लीक अगर हो गया, तीसरा है कभी कभी हम ब्लड प्रेशर कम बार बार हो रहा है ना तो हम लोग बहुत सलाइन दे देते हैं। 2-3 लीटर अगर सलाइन चला गया तो ब्लड डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसके चलते भी हीमोग्लोबिन कम होती है। कभी कभी ब्लड लॉस होता है, विनस नीडल अगर निकल गया उसके चलते भी हो सकती है। सो रीजन जो हीमोग्लोबिन फॉल होने का है, हीमोलाइसिस, ब्लड लीक, नीडल डिसलॉजमेंट और कोई इंटरनल ब्लीडिंग हिपेरिन देने से हो गई तो ये पेशेंट में जो प्रॉब्लम था वो ब्लड लीक का था और आपको बताया कि ब्लड लीक डिटेक्टर जो है ऑलमोस्ट 2.25 2.35 ml तक के ब्लड को डिटेक्ट कर लेती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जो कि लाइट सोर्स से जो भी लाइट आती है उसको डिटेक्ट करती है। अगर आरबीसी आती है तो लाइट ट्रांसमिशन जो है इंटरप्ट होती है और उसके चलते फोटो इलेक्ट्रिक सेल अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब अलार्म एक्टिवेट होता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि डायलिसिस क्लाइंट में ब्लड है कि नहीं, उसको हीमोस्टिक्स से चेक कर सकते हैं कि वो ब्लड है कि नहीं है उसमें। अगर वीकली पॉजिटिव है स्ट्रिप, सो पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए। बहुत समय में ये ब्लड लीक जो है, 1-2 अगर चैनल रप्चर हुए हैं वो क्लॉट बन के सील ऑफ हो जाते हैं और आप डायलिसिस कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर अलार्म परसिस्टेंट बज रहा है तो डायलिसिस बंद करके डायलाइजर चेंज करके डायलिसिस करनी चाहिए। रीजन फॉर ब्लड लीक अलार्म नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड इज बिकॉज अगर अलार्म को ओवरराइड कर दिया गया है, अगर बाईपास मोड में आप डायलिसिस दे रहे हो और अगर फोटोसेल काम नहीं कर रहा है या अलार्म सेंसिटिविटी को चेंज किया गया है तो आपका अलार्म जो है, इवन इफ ब्लड लीक इज हैपनिंग, ब्लड लीक विल नॉट बी डिटेक्टेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एक ऑप्टिकल पाथ, कभी भी अगर ब्लड लीक होता है ना तो उसके बाद उसको क्लीन करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डायलिसिस में वो ब्लड लीक डिटेक्टर जो है वो तभी काम करेगा जब उसकी ऑप्टिकल पाथ को आपने क्लीन किया है। हमेशा नैरो रेंज रखना चाहिए, वाइड रेंज नहीं रखना चाहिए। और फॉल्टी ब्लड लीक डिटेक्टर अगर मशीन में काम नहीं कर रहा है बराबर, अगर फॉल्टी है तो डायलिसिस कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेजर लीक जो है वो पेशेंट को जान से मार सकता है। ये मुझे लगता है लास्ट केस है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन और आप ऑब्जर्व करते हो कि जो ब्लड ट्यूबिंग में चेरी रेड कलर का सर्किट है और आप सस्पेक्ट करते हो कि इसको हीमोलाइसिस हो सकती है। हीमोलाइसिस होने के बहुत सारे कारण हैं और इसमें से 2-3 जो इसमें हम चॉइस दिए हैं, आप देखो, इसको चार्ट में आप लिख सकते हो। डायलिसिस टेम्परेचर 42 डिग्री के ऊपर है, कंडक्टिविटी लो है, टेम्परेचर 37 डिग्री पे है या टेम्परेचर 35 डिग्री है। किस कंडीशन में हीमोलाइसिस होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा या कम होगा या कंडक्टिविटी ज़्यादा या कम होगी। हीमोलाइसिस जो है उसके जब होती है तो
ब्लड ट्यूबिंग जो है या तो चॉकलेट रेड होती है या पोर्ट वाइन अपीयरेंस होती है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, और जब हम प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका जो ऊपर का पार्ट वो पिंक कलर का होता है। और अगर हम इसको डिटेक्ट नहीं किए तो पेशेंट को हाई पोटेशियम होने से डेथ भी हो सकती है। क्या क्या अलार्म सिस्टम जो है वो हीमोलाइसिस के दरमियान एक्टिवेट हो सकते हैं? आर्टेरियल प्रेशर अलार्म एक्टिवेट होगा, उससे हम पता कर सकते हैं कि हीमोलाइसिस हो सकती है इस पेशेंट को। वीनस प्रेशर अलार्म, कंडक्टिविटी अलार्म या टेम्परेचर अलार्म, सोचते हैं इसके ऊपर। आर्टेरियल प्रेशर अलार्म एक्टिवेट होगा तो हीमोलाइसिस क्यों होगा? इस डायग्राम में आप देखोगे कि जब आर्टेरियल प्रेशर अलार्म कब एक्टिवेट होता है? जब प्रेशर कम होता है, जब हम ब्लड सक कर रहे हैं और ब्लड मिल नहीं रहा है, या ये एरिया किंक हो गया। किंकिंग इन ब्लड ट्यूबिंग एंड सकिंग विल क्रिएट स्ट्रेस ऑन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर स्ट्रेस आएगी और रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूट जाएंगे, हीमोलाइसिस के कारण हो सकते हैं। तो अगर लो आर्टेरियल प्रेशर अलार्म बार बार बज रहे हैं और उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, अगर वो किंक है या ब्लड फ्लो बराबर नहीं मिल रहा है तो थोड़े थोड़े हीमोलाइसिस जो है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वीनस प्रेशर अलार्म, वीनस प्रेशर अलार्म जैसे मैंने बोला, अगर किंकिंग है सर्किट में आफ्टर द वीनस ट्रैप चैम्बर, एयर ट्रैप चैम्बर, तो भी वीनस प्रेशर अलार्म कम होंगे और उस समय भी हीमोलाइसिस का रिस्क रहेगा। जब डायलिसिस की कंडक्टिविटी काफी कम है, जब कंडक्टिविटी कम है मतलब सोडियम कम है, जब सोडियम कम आप देंगे ब्लड में और रेड ब्लड सेल्स जो है अगर उसके अंदर सोडियम नॉर्मल है तो लो सोडियम वाटर को अंदर ले लेगा और सेल जो है फूक जाएगी और बलून की तरह वो फट जाएगी, और फट जाएगी मतलब कि हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस हो गया क्योंकि सोडियम आपकी कम थी और वो सेल स्वेलिंग करती है। सेल स्वेलिंग जब होगी तो सेल रप्चर हो जाएगा, सेल रप्चर हो गया मतलब हीमोलाइसिस। तो डायलिसिस में अगर सोडियम कम है, अगर कंडक्टिविटी अलार्म बढ़ रही है तो भी आपको हीमोलाइसिस हो सकता है। और चौथा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई डायलिसिस टेम्परेचर अगर है 42 डिग्री, तो भी आपका ये हो सकता है। तो आंसर जो है सभी है। जब कभी भी हीमोलाइसिस आप सस्पेक्ट करो, सबसे पहला काम डायलिसिस बंद करो, नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करो। कभी भी ब्लड रिटर्न मत करो, वो ब्लड वेस्ट हो जाने दो, और ब्लड सैंपल को लैब में भेजो हीमोग्लोबिन के लिए, एलडीएच के लिए, मेथियोग्लोबिन के लिए, ये सब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बताएंगे। और कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, किंकिंग, रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट और सब चीज़ों को तुरंत चेक करो उसी समय उसी ट्यूबिंग में, क्योंकि बाद में इसका कारण खोजना मुश्किल हो जाता है। और रूट कॉज एनालिसिस अगर आप हर चीज में करना कोशिश करोगे कि जड़ तक पहुंचना है, कारण ढूंढ के निकालना है, तब आपको एक सीख मिलेगी और वो सीख जो है वो जिंदगी भर के लिए रहेगा। सो आप चेक करो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, किंकिंग, रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट, और उसके हिसाब से काम करो। टेम्परेचर जब ज़्यादा या कम होती है, तो ज़्यादा होती है तो हीमोलाइसिस या एरिथमिया होती है, और जब कम होती है तो डायलिसिस की इफिकेसी भी कम होती है। ऐसा बताया गया है कि ऑलमोस्ट 8% इफिकेसी टाइम बढ़ाना पड़ता है अगर आप डायलिसिस का टेम्परेचर कम करते हैं। सो केस 7 का आंसर 1 और 2 है। डायलिसिस कंडक्टिविटी अगर काफ़ी कम होगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पेशेंट को हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस होगी तो ये होगा। अब ये लास्ट 2-3 स्लाइड है। गाइडलाइंस क्या बोलते हैं? गाइडलाइंस बोलते हैं कि पेशेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है हम लोग का, और ये कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अलार्म सिस्टम जो है वो बनाया गया मशीन में, इनबिल्ट है, उसको ऑन गोइंग अगर सिस्टम माल फंक्शन है तो उसमें कभी भी वो अलार्म सिस्टम माल फंक्शनिंग में मशीन यूज नहीं करना चाहिए। कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और कभी भी अलार्म सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहिए। रेंज और सेंसिटिविटी डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, ऑपरेटर इज ओनली गोइंग टू ऑपरेट, और हमको ऑन गोइंग डायलिसिस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए। अलार्म की जो रेंज है उस 2 मीटर तक की सुनाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलार्म का वॉल्यूम इतना कम कर दें क्योंकि पेशेंट बार बार चिल्ला रहा था कि क्या बार बार अलार्म बज रहा है तेरा, बाजू वाला मशीन का अलार्म बज रहा है इसके लिए मेरा नींद खराब हो रहा है। लेकिन उसके चलते अपने को अलार्म का ऑडिबिलिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर तक उसकी सुनाई होनी चाहिए। ऑल अलार्म, चाहे ब्लड अलार्म सिस्टम, ब्लड सर्किट हो चाहे डायलिसिस सर्किट हो,
वो ब्लड पंप को सेट करने की ताकत रखनी चाहिए। जब भी अलार्म बजा मतलब ब्लड पंप बंद होगा, क्लैंप बंद होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद होगा। उससे क्या होता है, पेशेंट को आपने प्रॉब्लम से आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। सो प्रोग्राम जो है ऑलरेडी सेफ मोड किया हुआ है मशीन में, लेकिन वो सेफ मोड का मतलब ये नहीं है कि आप का ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर एक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं। सो हमने अपने डिपार्टमेंट में एक काम जो शुरू किया, वो हमने सभी टेक्नीशियन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अटेंड करने को बोला। और जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीन का जब आप अटेंड करते हो, तो आपको बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे डायलिसिस में आती है, उसके बारे में आप समझने लगते हो। और उसके बारे में जो छोटे मोटे करेक्शन है वो आप कर सकते हो। आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, लोग वीडियो कॉल करते हैं। ये कोरोना के टाइम में पिछले 6 महीने में जब हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर बहुत सेंटर नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम थे बॉम्बे में, तो हमारे बीएमई हमेशा वीडियो कॉल पे रहते थे। हमारे जो स्मार्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो सब छोटे मोटे रिपेयर मशीन के करते थे। और हम आपको ट्रूथफुल हैं कि जो हम सल्यूट करते हैं सब जितने भी आप लोग हैं कि आप लोगों ने इस कोरोना के टाइम में इतना अच्छा काम किया है। और बहुत लोगों ने मशीन को रिपेयर भी किया इस दौरान, क्योंकि वीडियो कॉल करके वो एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अटेंड करोगे तो आप ये सब सीखने लगोगे। और ये करो क्योंकि आपको मशीन का ईच एंड एवरी थिंग्स आने चाहिए। जैसा कि डॉक्टर सुधीर बग्गा राव ने भी ये बताया, और मैं भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई नहीं है पेशेंट को सेफ डायलिसिस देने के लिए। मेरा लास्ट स्लाइड फिर से वही है, कोई भी अलार्म सिस्टम बंद करने से पहले उसको चेक करो। कभी वॉल्यूम को इतना कम ना करो या कान में ये लगा के जो घूम रही है लड़की कि ट्रेन आपको उसके ऊपर चढ़ के चला जाए, या आप मोबाइल पे हो और ट्रेन आपके ऊपर से चली जाए। थैंक यू वेरी मच।